नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं पथिकृत पाइन जी से। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं इस समय। भारत की सीमाओं पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं और वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। उनके सबके बारे में बात करेंगे पथिकृत जी से। स्वागत है आपका पथिकृत जी। सर नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। ये बांग्लादेश वाले क्यों इतना उछल कूद कर रहे हैं कि साहब हमारे 15 लोग मार दिए, और पिछले साल पूरे साल में 24 मारे थे, और अभी जनवरी में भी 15 दिन नहीं हुआ और 15 मार दिए। और बॉर्डर हम फेंसिंग नहीं करने देंगे। वो हमारे एम्बेसडर को बुला रहे हैं इधर, हम उनके हमारे हाई कमिश्नर को बुला रहे हैं, हम उनके हाई कमिश्नर को बुला रहे हैं। डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाया कल, बल्कि आज बुलाया शायद। तो ये जो है, ये दिया बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है क्या? 20 तारीख में तो अब केवल 7 दिन बाकी है। थोड़ा बहुत तो सर वो है। और ये बांग्लादेश की तरफ से बंकर वंकर करके पता नहीं कहीं पे सुनने में आके टैंक वैंक भी ला दिया। तो ये थोड़ा सा ऑप्टिक्स भी है अपने दर्शकों के लिए, अपने देश के डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। और कहीं कहीं पे सर दो चीजें हैं। एक तो है, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बियॉन्ड ए पॉइंट बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो है वो आपको फेंसिंग में कोऑपरेट करेगा, नहीं करेगा। और फेंसिंग यहाँ पे जो वो उनके तरफ से जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो दो तरह के फेंसिंग है। एक तो है सर, आपको जो पता है कि 150 यार्ड्स जो 0 पॉइंट से पीछे जो फेंसिंग होता है वो जो बीएसएफ लगाता है, वो जो लीगल फेंसिंग है। दूसरा है कि 150 यार्ड्स और 0 पॉइंट के बीच में भी जो जगह, जो दोनों तरफ से खेती होती है, इधर से भी होता है, लेकिन वहां पे इस लेवल पे चोरी हो रहा है, खेती को नष्ट किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हर एक जगह पे जहां पे फेंसिंग नहीं है या फिर फेंसिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, वो गांव वाले खुद जाके वहां पे 0 पॉइंट में 1-2 फीट का फेंसिंग लगा रहा है। वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है अपने खेती के सामान को बचाने के लिए। तो दैट इज वेयर बीजीपी दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक तो है कि सर, अगर आप बंगाल की देखेंगे तो 80% जो है जगह जहां पे फेंसिंग हो चुकी है, बट जो रिवराइन बॉर्डर्स को छोड़ के बाकी जो 20% है वो भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर प्लस। उसमें बहुत सारे पैचेस है जहां पे फेंसिंग अभी था नहीं, उसके ऊपर फेंसिंग चल रहा है। जैसे कालिया चौक एक जगह है, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह मालदा मुर्शिदाबाद में, वो सेंसिटिव जगह है। वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे कैटल स्मगलिंग होता है, वहां पे ड्रग्स, इलीगल आर्म्स और फेक करेंसी, ये सब की चीजें होते रहते हैं। तो यहाँ पे जब बॉर्डर बीएसएफ फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ से बहुत सारे अटकलें लगाया जा रहा है, कारण दिखाया जा रहा है। मेनी ऑफ द टाइम्स दोस आर यूजलेस एक्सक्यूजेस। बट दो तीन अहम चीजें हैं। एक तो है कि बांग्लादेश की तरफ से अगर आप देखेंगे, उनके लिए कैटल स्मगलिंग इज नॉट इलीगल। उनके लिए कैटल स्मगलिंग इज नॉट इलीगल। वो कैटल स्मगलिंग को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देता है। सो बीजीपी अगर वहां पे उनके ऑफिशियल्स भी बात करता है, उनके मिनिस्टेरियल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, एटमोस्ट वो ये बोलेगा कि कैटल स्मगलिंग को छोड़ के, कैटल को छोड़ के बाकी सारे चीजों में कोऑपरेट करूंगा। वो कभी ऑफिशियली नहीं बोलेगा कि कैटल स्मगलिंग को हम बंद कर दें। दूसरी चीज है, जहां जहां वो पैचेस है जहां पे फेंसिंग नहीं है, वहां से इलीगल आर्म्स, इलीगल नारकोटिक्स वाला या करेंसी वाला वो होता रहता है, वो ट्रेडिशनली हुआ है। वहां पे जो फेंसिंग हो रहा है, और अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, अगर आप देखेंगे सर, जिस लेवल के लोगों को ये जेल से छोड़ रहा है, तो जैसे कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आ रहा है, उनके फाउंडर्स को छोड़ा जा रहा है। तो इनवेरिएबली उनके जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां से बीजेपी के ऊपर प्रेशर है कि यहाँ यहाँ पे आप फेंसिंग में बाधा डालो, नहीं तो आप वहां से लोगों को कैसे भेजोगे टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अभी आप देखेंगे जितने सारे वो एबीटी टीम जो कहा जाता है, आंसरुल बांग्ला टीम, उनके लोगों को पकड़ा गया है असम से, फिर बंगाल से। दीज आर ऑल बांग्लादेशीज हु केम फ्रॉम दीज थ्रू दीज अनफेंस्ड बॉर्डर्स। तो वहां पे जब फेंसिंग किया जा रहा है, ऑब्वियसली वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। और मैं एक चीज सर कहना चाहता हूं, ये जो वो बोल रहे कि 15 लोगों को मारा गया, 15 लोग एक जगह पे नहीं है। क्रॉस दैट 4000 किलोमीटर जो बॉर्डर है, वहां पे शूटिंग्स होते हैं। उसके दो कारण है।
सर एक तो 12 बजे रात के 2 बजे आपके बॉर्डर क्रॉस करके कोई आ रहा है, तो वो आप उसके साथ अतिथि देवो भव तो नहीं कर सकते हो। आपके वो मेहमान तो है नहीं, वो कोई नेफारियस एजेंडा से ही आ रहा है। और बहुत टाइम सर ऐसे होते हैं कि पहले बीएसएफ का एक बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच होता था, मैंडेट था यूपीए के टाइम से कि आप पेलेट गन्स का यूज इस्तेमाल करोगे, वो दे डोंट इवन यूज टू यूज इंसास राइफल। अभी भी इंसास कैरी करता है, लेकिन शूटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पेलेट गन से होता है कि ठीक है इंजोर कर दो ताकि ना मरे। लेकिन उसका इन लोगों ने एडवांटेज लिया, उनका एडवांटेज लिया कि वो लोग आते हैं मैशेटी लेके, दांव लेके, ग्रुप में आके। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुआ है कि बीएसएफ को जवानों को मारा ऐसे गया, दे हैड ह्यूज कट्स इन देयर बॉडीज। तो पिछले कुछ सालों में मैंडेट थोड़ा बदल गया है। अभी बीएसएफ को एक खुली छूट दी गई है कि जहां पे नेशनल अपने सेल्फ डिफेंस की बात है, यू कैन रिटेलिएट। उसमें भी दे ट्राई देयर बेस्ट की पेलेट गन्स के भी इस्तेमाल हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। और पेलेट गन्स में भी सर ऐसा होता है, अगर आप बहुत क्लोज डिस्टेंस से आपकी शूटिंग होती है तो उसमें भी आपकी जान जा सकती है। तो ये 15 लोगों की बात जो बोल रहा है वो अक्रॉस दैट 4000 किलोमीटर बॉर्डर का है। बट लास्ट में सर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में है ट्रेडिशनली, और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत था, वो हमारे जो सिक्योरिटी का जो डायमेंशन था, कॉन्सेप्ट था, दैट वाज प्राइमरीली पाकिस्तान सेंट्रिक। उसके बाद इंडो बांग्लादेश, इंडो चाइना बॉर्डर पे पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पे बहुत काम हुआ है, नो डाउट। लेकिन शायद उतना फोकस बांग्लादेश के ऊपर नहीं था। एक कहीं पे परसेप्शन था कि बांग्लादेश इज नॉट एन एनिमी। ठीक है, अगर 100% एनिमी नहीं है, लेकिन वो ग्रे जोन तो है, उसमें एडवर्सरीज है। तो अगर अगर आप पिछले 5-6 महीने का आप देखेंगे जो जो बांग्लादेश में हुआ, दैट हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी। क्योंकि बहुत सारे चीज हमारे जो इल्यूशन था वो खत्म हो गया। एंड ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के सरकार के टाइम ये इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, कैटल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होता था। तो इसीलिए हमारे नेशनल बॉर्डर पॉलिसी एक होनी चाहिए, और आपको बॉर्डर फेंसिंग को एक नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की तरह डील करना है। जैसे आपने बहुत बढ़िया तरह से इंडो चाइना बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। कल अगर कोई सरकार बदल भी जाता, ऐसा नहीं कि ये सारे चीज बंद होगा। सो यू नीड अ वेरी 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 क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर कि वो आप जैसे पाकिस्तान बॉर्डर को ट्रीट करते हो, आपको यहाँ पे भी बॉर्डर ट्रीट करना है। ठीक है, दोस्ती रखिए ना, दोस्ती रखिए, लेकिन रात को 2 बजे को आएगा तो यू विल शूट। तो उसके अब अगर आप बांग्लादेश के चैनल्स देखेंगे, उसमें हाँ सम पीपल से कि रात के 12 बजे जाओगे तो आपको तो मारेगा ही। बट एट द सेम टाइम वहां पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इट इज वेरी क्लियर कि अगले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्रंप आएगा तुरंत यूनुस चला जाएगा, बट दे नो कि ये जो सरकार है, इट वाज विद द ब्लेसिंग ऑफ यूएस एस्टैब्लिशमेंट। जब एस्टैब्लिशमेंट यूएस में बदल रहा है तो वो जो सपोर्ट है वो चला गया। तो इनवेरिएबली अभी वो कोशिश करेगा किसी तरह से कि ऐसा एक माहौल हो, लड़ाई की माहौल हो, जो देन यू कैन डिले इलेक्शंस। सर एग्जैक्टली ये टेम्पलेट यूक्रेन में था। अब यूक्रेन में देखिए जो इलेक्शन होने वाला था जनवरी 2024 या फरवरी 2024, इस वजह से जेलेंस्की इलेक्शन नहीं करवा रहा है। ये बोले कि नहीं लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। उसको पता इलेक्शन होगा तो एकदम पूरा मतलब जो हारेगा वो उतना हार तो कांग्रेस को भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ था जितना जेलेंस्की का होगा इलेक्शन अगर होगा। सो आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट इन बांग्लादेश इज अवॉइडिंग इलेक्शंस। उनके लिए दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू कि इंडिया के साथ तनाव करके रखो। हाँ, कमांडर लेवल में बीएसएफ के साथ बात हो रहा है, बीजीबी का डीजी लेवल का भी मीटिंग होगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कोऑपरेशन फ्रॉम बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बियॉन्ड ए पॉइंट, क्योंकि उनके मैंडेट कुछ और है। सो आपको इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको फेंसिंग करना है, और ऐसा फेंसिंग करना है, मतलब बहुत सारे पैचेस है जहां पे इन लोगों ने बहुत कुछ लगाया है सर्वेलेंस के लिए। सर वहां पे सोलर लाइट लगाने में बाधा दे दिया जा रहा है। इमेजिन, जहां पे सोलर लाइट सीसीटीवी कैमरास में भी बीजीबी हैज अ प्रॉब्लम। दैट मींस उनका मैंडेट है कि डू नॉट अलाउ दैट टू हैपन। सो कीपिंग दैट इन माइंड, दिस बॉर्डर हैज टू बी अ फोकस पॉइंट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। बैक टू यू सर। ये जो कैटल स्मगलिंग होता है, तो ये बांग्लादेश में ये क्या चिकन मटन नहीं खाते, ये खाली बीफ ही बीफ खाते हैं, चक्कर क्या है? नहीं, कैटल स्मगलिंग, हाँ वहां पे तो आपको पता ही है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए स्टेपल डाइट। एंड और अगर आप मुझसे सही पैमाने में पूछे तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के लिए या फिर उनके सरकार के लिए कैटल स्मगलिंग इज नॉट समथिंग विच इज बैड। तो आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश आपको कैटल स्मगलिंग रोकने में कोऑपरेट करेगा,
क्योंकि कैटल स्मगलिंग रोकने में कोऑपरेट करने का मतलब ही है सप्लाई इन बांग्लादेश विल कम डाउन और उसके वजह से प्राइस विल गो अप। तो उसका एक इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट बांग्लादेश की तरफ से अगर आप देखेंगे, उनको लगता है कि इसका बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा। सो दे फैसिलिटेट कैटल स्मगलिंग, फैसिलिटेट करता है। और इसी वजह से ये जितने सारे आप देखेंगे बीएसएफ के ऊपर अटैक होता है, वो मशेटी लेके, दांव जिसको बंगाली में कहते हैं दांव, और हिंदी में भी शायद कहते हैं, कि मारते हैं ऐसे, क्योंकि वो सॉफ्ट अप्रोच जो बीएसएफ का बीच में था, इसका एडवांटेज ले रहा था। क्यों 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 उसको ही इज एम्बोल्डन ये सोच के कि मैं ये भी कर सकता हूं, बिकॉज ही हैज अ सपोर्ट बेस ऑफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, जहां पे रिवराइन बॉर्डर से सर यहां से इस तरफ से जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो गाय को फेंक देता है पानी में, और वो तैरता तैरता विद द करंट ऑफ द रिवर वो तैरता तैरता एक जगह जाता है, एंड द अदर साइड वहां पे लोग रहते हैं उसको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स वो ये कर ही नहीं पाएगा विदाउट जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फ्रॉम द अदर साइड, जिसमें बीजीबी का एक रोल तो है ही। सो कैटल स्मगलिंग उनके लिए स्मगलिंग नहीं है, वो कुछ और नाम से बोलते हैं। और जहां पे भी ये बीएसएफ के ऊपर भी अटैक होता है, या बीएसएफ भी जहां पे इनको मारता है, गोली मार रहा है, वो कैटल स्मगलिंग लेकर ही है, कैटल स्मगलिंग लेकर ही है। और कैटल स्मगलिंग में सर मैं आपको, ये डिमोनेटाइजेशन की पहले की बात है, शायद अभी भी ये थोड़ा बहुत तो चलता है। वेरी इंटरेस्टिंग एक इकोसिस्टम काम करता है सर। कैटल स्मगलिंग जहां पे भी होता है, कैटल स्मगलिंग इस तरफ से उधर होता है, पेमेंट्स हैपन इन फेक करेंसी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम हाउ इट वर्कड। तो डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, क्योंकि वहां पे वो फेक करेंसी का तो मार्केट वो है, देयर इज अ सिस्टम व्हिच वर्क। अभी है कि नहीं एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, बट ये पहले हो रहा था। तो कैटल स्मगलिंग इस तरफ से उधर एंड फेक करेंसी उस तरफ से इधर। सो दैट इज वाई ये जो जहां जहां प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम इज बिकॉज इट इज एन इकोसिस्टम। अब जो आपको इस तरफ से गाय दे रहा है, वो बोलता है कि यार तुम सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ हथियार भी दो। तो बॉर्डर्स में सर ऐसे 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 जगह है, यू विल गेट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड चाइनीज वेपन सिस्टम। मुझे एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने बोला कि इट्स अवेलेबल। सो ये जितने भी आपके आर्म्स रैकेट है, दैट हैज अ कनेक्शन विद बांग्लादेश। सो ये लेजिटिमाइज्ड हो गया है फ्रॉम देयर साइड, प्राइमरीली टू सस्टेन द कैटल स्मगलिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा इंसेंटिव है टू सेंड इन वेपन्स, लेकिन ये उस चक्कर में है कि कैटल स्मगलिंग को सस्टेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, एंड इट बिकम्स अ वेरी कन्वीनियंट रूट टू पुश इन फेक करेंसी। उसके साथ बाकी चीज भी आ जाता है, उसके साथ रेडिकल्स भी आ जाते हैं, उसके साथ डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है, उसके साथ टेररिज्म भी आ जाता है। सो कैटल स्मगलिंग इज द कोर, उसके पेरीफेरी में हर चीज चलता है। और अगर अगर अब यहां से पिछले 7-8 साल में जो कैटल स्मगलिंग को रोकने की बहुत बड़े कोशिश किया गया है, it's not just about stopping the cattle smuggling, it's about breaking that entire ecosystem. वैसे मेरा So that is why जो मेरे जी को जो ओपन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, तो कि भाई कैटल स्मगलिंग में बहुत बड़ा फॉल हुआ है, और इट इज नाउ रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट 10 to 20% बहुत बड़ा फॉल है, व्हाट बहुत इट बड़ा यूज्ड टू फॉल। बी। और वो जी अनुव्रत मंडल वगैरह जो थे, जो इसको पूरा अ, उसका जो नर्व सेंटर थे, उनके अरेस्ट से, उससे बहुत कुछ ये, और स्पेशली आफ्टर दिस आपका जो कू हुआ है बांग्लादेश में, इसके बाद से तो कहते हैं कि बिल्कुल ही ऑलमोस्ट स्क्वीज आउट हो गया है। आपके पास क्या समाचार? हाँ सर, पिछले 2-2.5 साल से ये काफी बड़े पैमाने में इसमें कमी आई है। कमी आई है। इसका इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो टेक्निकल सर्वेलेंस पहले ना के बराबर था, अभी जहां पे फेंसिंग नहीं भी है वहां पे टेक्निकल सर्वेलेंस काफी हाई लेवल का है। टेक्निकल सर्वेलेंस में वो ट्रिप फ्लेयर्स होते हैं और बहुत सारे और भी चीजें हैं, जिसके वजह से उनको पता चल जाता है कि कहाँ से वो रूट मैपिंग वैपिंग। सो उसमें कमी आई है बहुत बड़े पैमाने में। और ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि सर एक चीज हमें समझना है कि जो गाय यहाँ से तस्करी होती है, ये जरूरी नहीं है कि ये गाय सिर्फ बंगाल की जगह से है, ये तो आ रहा है पूरा पूरा वो बिहार से भी आता तो आता है, पूरा पीछे झारखंड। से है उधर यूपी से, हरियाणा से आता है। तो हाँ। वो इकोसिस्टम के ऊपर वार की गई है इस यहाँ पे भी बहुत सारे जगह पे। एंड इनवेरिएबली जब 5-6 महीने में, अब तो सर्वेलेंस इतने बड़े पैमाने में हो रहा है, ड्रोन भी लगाया गया है, सेंसिटिविटी है, क्योंकि उनको ये पता तो है कि
ऑब्वियसली इट्स कॉमन सेंस कि जहां से आपकी कैटल स्मगलिंग हो रही है प्रीडोमिनेटली रिवराइन बॉर्डर से, वहां से आपकी इस तरफ भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर क्योंकि नजरदारी बढ़ाई गई है, तो इनवेरिएबली जो कैटल स्मगलिंग है दैट हैज बीन कंटेन्ड और इट हैज बिकम अ हेडेक फॉर बीएसएफ, क्योंकि आप रोक तो रहे हो उसको, फिर उसके बाद उसको मैनेज करना, मतलब इतने बड़े तादाद में गाय आपको मिल जाएगा बॉर्डर्स में। पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे जगह पे वहां पे हाट बैठता था, हाट, तो उस तरफ से भी लोग आते थे, जीरो पॉइंट में इस तरह से भी लोग जाते थे, दोज हैव बीन कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो बहुत बड़े पैमाने में इसके ऊपर रोक लगाई गई है। और आप देखेंगे जहां जब जब बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति में प्रॉब्लम होती है, उनके तरफ से ये जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल हैव नो ऑप्शन। उनके लिए दिस इज लाइक अर्निंग द ब्रेड एंड बटर। मैं प्योरली सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। सो दे नोइंग दैट देयर इज अ रिस्क फैक्टर, वो आते रहते, वो गिरोह के साथ आएगा, और इनवेरिएबली बीएसएफ के पास ऑप्शन नहीं होता गोली मारने के सिवा। गोली मारने के सिवा ऑप्शन इसलिए नहीं होता है कभी कभी क्योंकि वो ग्रुप्स में आते हैं, दे आर आर्म्ड, वो ऐसे निहत्ते नहीं आते हैं, और आर्म्स लेके आता है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है स्कर्मिशेस, अल्टीमेटली बीएसएफ ट्राइज की फिजिकली उसको मूव करो, हटा दो, बट वो वार होता है, तो इनवेरिएबली रिटेलिएशन इस तरफ से भी हो रहा है। तो आप देखेंगे जहां जहां ये खबर आ रहा है कि कैजुअलिटीज हुई है, यू विल नॉट सी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उल्टा रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि कहां कहां क्या है। और ये जो कमांडर लेवल मीटिंग वहां पे बोला जाता है कि बस ये बंदा जो है इस तरफ आया था रात के 2 बजे, इस वजह से ये किया गया। तो वहां पे भी ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वहां पे पॉलिटिकल एक सिचुएशन जो है, और बीजेपी के ऊपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं है, मैंने पहले कहा कि बीजेपी का सपोर्ट है। सो बट एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड कि ये इसमें उस तरफ से अगर कोई गोली मारी गई है बियॉन्ड बिफोर द जीरो पॉइंट, यू कांट डू एनीथिंग। तो इट इज अ सेंसिटिव सिचुएशन, लेकिन बीएसएफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट हैज बीन एम्पावर्ड नाउ। अभी तो रिटेलिएशन हो रहा है और बॉर्डर के फेंसिंग के ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन फेंसिंग में प्रॉब्लम वो करता रहेगा। और बीच में तो टैंक वैंक लाके, मुझे तो किसी ने कहा है फौज से कि कुछ हाँ। नहीं चाहिए, 2 कॉलम लगा दो यहाँ पे, 2 कॉलम लगा दो, एक कंपनी को खड़ा कर दो आर्मी के, सिर्फ जहां जहां प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी को खड़ा कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज हो जाएगा। आप देखेंगे बॉर्डर में बहुत सारे ऐसे जगह पे आपको विजुअल्स दिखी होगी कि लोकल्स आर टेकन अप आर्म्स, वो मारने के लिए, मतलब इस तरफ से भी, क्योंकि उस तरफ से हो रहा है, तो इस तरफ से भी लोग आगे लाठी दाव लेके टू सपोर्ट द बीएसएफ, क्योंकि फेंसिंग हैज बिकम अ ब्रेड एंड बटर फॉर दिस साइड ऑल्सो। इसी वजह से, क्योंकि इनकी खेती चोरी खराब हो जाते हैं, इनके गाय गाय को चोरी करके लिया जाता है। और इसमें सर एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स भी है, मतलब इस तरफ से अगर आप देखेंगे सम पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, ये भी है। और ये भी रियलिटी है कि इस तरफ से लोगों की भी चोरी हो रहा है। तो अगर आप बॉर्डर्स में देखेंगे जो इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है या दांव लेके खड़ा है, उसमें इस तरफ के हिंदू भी है और नॉन हिंदूज भी है। देखो गाय जब चोरी होता है वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग, और गाय चोरी का मतलब ये उस तरफ गया है। सो फेंसिंग हैज बिकम सो क्रिटिकल कि जहां जहां फॉर्मल फेंसिंग शुरू हुई नहीं है, वहां वहां गाय गांव के लोग वो जीरो पॉइंट में जाके, अब उनको क्या पता कि जीरो पॉइंट, और उनको मतलब पता है, बट उनको क्योंकि 150 यार्ड से जीरो पॉइंट तक वहां पे खेती है उनकी, जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट दे आर पुटिंग अप दैट 2.5 फीट 3 फीट फेंसिंग, हालांकि वो ऑफिशियल फेंसिंग है नहीं। इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा है, और ये बढ़ेगा क्योंकि इकोनॉमी इज गॉन। वहां पे 500,000 पीपल लिटरली हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर खत्म है, टेक्सटाइल सेक्टर खत्म है। सो इनवेरिएबली अनएम्प्लॉयमेंट बांग्लादेश में बढ़ेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट हर एक जगह पे इलीगल एक्टिविटीज बढ़ता रहेगा। और व्हाट इज द लेटेस्ट अबाउट अरकान आर्मी? अभी तो वो पहले तो बीच में बहुत उछल कूद कर रहा था कि हम टीआर इसको क्या है ये एआरएसए को एम्पावर करेंगे, और दूसरा कौन सा है उनका वो रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन आरएसओ को करेंगे, और पाकिस्तानीज हैव कम एंड दे आर ट्रेनिंग अस, और उनके वेपन आ गए। नहीं ये सब लेकिन सर हो रहा है। अभी तो पता चला कि टेकनाफ में तो एक भी कोई बांग्लादेश का कोई अथॉरिटी बचा ही नहीं है, उधर पूरा एरिया जो है वो दैट इज डोमिनेटेड बाय द अराकान आर्मी।
तो सर उसके आप अगर आप देखेंगे वो टेक्नाफ में बॉर्डर्स के उस तरफ से भारी पैमाने में गोली की आवाज आती है, जो उनके विजुअल्स है, शेलिंग हो रही है, इस तरफ पड़ रहा है। और जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहां पे कुछ लोग बसे हैं, रहते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट पॉइंट है फ्रॉम मेनलैंड से सेंट मार्टिन आइलैंड, उसके ऊपर जैसे मैंने पहले भी कहा था, वहां पे अभी भी ट्रैफिक बंद है, बहुत ही सीमित है। नोबडी इज अलाउड टू गो, वो ट्रांजिट में बहुत प्रॉब्लम्स है। और ये जो बॉर्डर एरियाज है, जैसे नाफ नदी के ऊपर पहले पाबंदी 100% थी, अभी थोड़ा कम है शायद, लेकिन है। सो जो अराकान आर्मी का एक खौफ है वहां पे, वो है। और जितना इनके तरफ से सोचा गया था कि या ये जो रोहिंग्या को लेके कुछ किया जाएगा, उतना तो मुझे नहीं लगता हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो बचे खुचे म्यांमार से लोग थे रोहिंग्या, वो बहुत बड़े पैमाने में दे हैव स्टार्टेड एंटरिंग बांग्लादेश। जो उनके विजुअल्स है वहां पे अभी रिसेंटली 60 to 70,000 people have entered, या at least 50 to 60,000 Rohingyas they have entered Bangladesh again, वो उस तरफ से, बिकॉज अराकान आर्मी का प्राइमरी जो टारगेट जो दिख समझ में आ रहा है कि दे आर ट्राइंग टू मतलब पुश अवे द एंटायर रोहिंग्या पॉपुलेशन जो अभी भी बचा है विद इन दैट रीजन, रखीन रीजन में। तो मुझे ये भी समझ में आता है या फिर लगता है कि उस तरफ का जो इंफॉर्मेशन न्यूज है थोड़ा सा अभी कंटेंड है, उतना उतने खुली छूट किसी को शायद नहीं है कि वहां पे जाकर रिपोर्टिंग करो। इसका मतलब ही है कि सिचुएशन उनके फेवर में, बांग्लादेश के फेवर में शायद पूरा नहीं है। ऐसा भी मैं नहीं क्लेम नहीं कर सकता कि अराकान आर्मी ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है, बट उनके फेवर में नहीं है, और बीच बीच में कुछ एब्डक्शंस No, होता I रहता है। think they are doing it in a very, very interesting and I think very bright manner. In the sense कि वो they are not going in, they are not putting their boots on the ground. जी लेकिन जी विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड उन्होंने पूरा एरिया डोमिनेट कर रखा है, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। सर, जैसा मैंने आपको कहा था कि इनके पास आर्टिलरीज है, तो इट इज नॉट अ हाँ, वही रैगटैग उसी इंसर्जेंट ग्रुप। करेक्ट। उनके 105 मिलीमीटर्स भरे पड़े हैं, और ये 105 मिलीमीटर्स वो म्यांमार आर्मी से लिया है, मतलब कैप्चर कर लिया है। सो शेलिंग हैज बीन हैपनिंग, ये खबर तो है, शेलिंग हैज बीन हैपनिंग। तो शेलिंग की वजह से कभी कभी ये शेलिंग एक्सीडेंटल भी है, कभी कभी डेलिबरेटली वो करते हैं। तो वहां पे जो बॉर्डर्स के एकदम इलाके हैं, थोड़ा सा देर आर प्रॉब्लम्स हैपनिंग। सो आई कैनॉट गारंटी, बट आई फील कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिया के साथ ये इशू को बहुत ज्यादा फोकस बांग्लादेश में लिया जा रहा है, वो जो भी बॉर्डर्स में हो सकता है वन ऑफ द रीजन इज टू डाइवर्ट द अटेंशन। एक तो है इंटरनल उनके जो प्रॉब्लम्स है, प्राइस राइज वाले इश्यूज है, एंड सेकेंडली फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द नाफ रीजन, टेक्नाफ रीजन, और उस इलाके में, बिकॉज दैट एरिया इज नॉट वेरी पीसफुल राइट नाउ। वोलेटिलिटी बहुत है सर, वैसे ही इंटरनल वोलेटिलिटी ऑफ बांग्लादेश इज एट इट्स पीक राइट नाउ। और बीच में अभी दो एक दिन पहले की खबर है कुछ कुछ जगह कि बीएनपी और जमात में ही लड़ाई शुरू हो जाता है, कहीं पे कुछ भी होता है दे स्टार्ट फाइटिंग। इसका मतलब ये नहीं कि एट द नेशनल लेवल दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, बट एट द सेम टाइम थिंग्स आर नॉट वेरी हंकी डोरी। जो आज से 4 महीने पहले यूफोरिया था बांग्लादेश में, वो यूफोरिया भी है नहीं। अगर आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, मैंने कहा था कि प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली कुछ टैक्स इंपोज किया है बांग्लादेश सरकार ने, इसके वजह से यूनुस के ऊपर बहुत बड़े पैमाने में, जैसे हर जगह होता है लेकिन वहां पे और ज्यादा है, अनपॉपुलैरिटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द रिसेंटली इम्पोज टैक्सेस। वैट बढ़ाया है काफी सारे चीजों पे। तो उनके मीडिया का फोकस कभी कभी इसके ऊपर बात तो हो ही रहा है, लेकिन वो फोकस इंडिया वाले बॉर्डर के ऊपर प्राइमरीली इस वजह से भी है। और पाकिस्तान का सर प्रेजेंस है, पाकिस्तान का प्रेजेंस है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान आर्मी इज डूइंग जो उनको उनको जो चीज आता है करना वो करता है। और जिस तरह के ड्रेडेड टेरर एलिमेंट्स को छोड़ा गया है, सो थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी जिसको कह सकते हैं कि सबलाइन नहीं है। इसी वजह से जो बीएसएफ अभी अलर्टनेस इज एट इट्स पीक। जैसे रिसेंटली सर एक इंफॉर्मेशन आया था कि 29 बटालियन को लाया गया है टुवर्ड्स इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। 29 more battalions have been moved, maybe from the hinterland, maybe from the other part, इधर लाया गया है because I think there is a problem within Bangladesh. It may not apparently seem कि आज ही कुछ कर देंगे वो लोग, but जिस तरह के लोगों को छोड़ा गया है, जिस तरह की सात रेडिकलाइजेशन है। 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन 7 दिन बाद का तो सर अभी उनके देश में इसको लेकर तो चर्चा
बहुत बड़े पैमाने में 21 दिन बाद होगा क्या? देखिए, अगर आप ट्रम्प की बात करें या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएस की बात करें, तो एक तो जैसे मैंने सर आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड लू के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ट्रम्प का इंटरेस्ट है। डोनाल्ड लू के प्रोजेक्ट्स को वो ये करेगा ही। So even if BNP comes to power, they don't mind, but they don't want this NGO to stay in power. जो मुझे लगता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का नजरिया होगा। एंड पीछे बीच में जो 5-6 दिन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज बीन इन यूएस, दैट इज एन इशू कि क्या क्या डिस्कशंस हुआ है। अभी बांग्लादेश का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि ट्रम्प बांग्लादेश को देखेगा विद द लेंस ऑफ इंडिया, ये उनकी चर्चा है। तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ यूनुस इन द नेक्स्ट 1 or 2 months मूविंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, बिकॉज वो सर सीजन लोग तो पॉलिटिशियन कह है। रहे हैं कि साहब कि 2 चार्टर पहले ही खड़े हुए हैं ढाका में। तो हो वो कब, तो फिर तब तो फिर आप समझ लो कि उसके पहले भी जा सकता है, क्योंकि उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा ना, नहीं तो जो नाम उसने कमाया पूरा खत्म हो जाएगा। बोलेगा कि हेल्थ खराब है, इसके लिए चिकित्सा के लिए जा रहा हूं, वो बोलेगा कुछ ना जैसे कुछ। जैसे खालिदा जिया को भेज दिया। तो कुछ सर कुछ ना कुछ तो होगा, ही हैज टू से समथिंग, यू ही कांट जस्ट रन अवे ना। बट ही नोस देयर इज प्रेशर, उसकी पॉपुलैरिटी विद इन द कंट्री, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहा बीएनपी के तरफ से बहुत रिजेंटमेंट है इसको लेके। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जो 31 जन का था मैनिफेस्टो वो कर नहीं पाया। आर्मी के चीफ आके यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया विच इज थोड़ा कंसिलिएटरी है। सो व्हाट एक्सक्यूज कैन ही शो? वो अचानक तो भाग नहीं पाएगा, तो वो बोलेगा तबीयत अचानक बिगड़ गया तो चिकित्सा के लिए जा रहा हूं, और हॉस्पिटल से बोला गया कि अभी इंडेफिनिट चिकित्सा चलेगी, तो इंडेफिनिट चिकित्सा के लिए वो बाहर जा सकता है। उसका उसमें तो कोई सर बाधा नहीं है ना। तो दैट इज हाउ इट इज प्लेड आउट। वैसे भी उम्र है, 84 है। वैसे जयशंकर जी को तो बुलाया गया है वहाँ, आई मीन इंडिया को बुलाया गया है, तो जयशंकर जी इज रिप्रेजेंटिंग एट द ट्रम्प इनॉग्रेशन। तो ट्रम्प इनॉग्रेशन को लेके बांग्लादेश में जितनी चिंता है उतनी पाकिस्तान में पूरा उनका जो मीडिया है यही डिस्कस कर रहा है, ये लीजिए साहब इंडिया को बुला लिया, हमको नहीं बुलाया। ये जो है इनको क्यों लगता है कि दे शुड बी ट्रीटेड एट पार विद इंडिया? एक्चुअली दैट इज देयर प्रॉब्लम। इनको यही सर, डेमोक्रेट्स ये सारे जितने ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इनको बढ़ा चढ़ा के ऐसे जगह पे पहुंचा देता है, फिर अचानक छोड़ देता है। तो आज आप, आई डोंट थिंक टुडे, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक टुडे मोहम्मद यूनुस के फोन कॉल को क्लिंटन रिसीव करता होगा। आई डोंट नो, बट या फिर उनके लिए ये डिस्पेंसेबल कमोडिटीज होते हैं सर, और they will try to save their own skins today. So Yunus will move away, and it is very very clear कि अगर पाकिस्तान के बारे में ट्रम्प क्या सोचता है ये सबको पता है, तो वहां पे रेजिम चेंज भी हो सकता है। सो उनको सर ये जो इनविटेशन नहीं दिया गया, ऐसा नहीं कि उनको ईगो में लग रहा है, उनको लग रहा है कि इनविटेशन दिया नहीं गया इसका मतलब कुछ करने वाले हैं हमारे ही खिलाफ, ये डर है इनको। इनको इनको इस चीज की थोड़ी है कि अरे इनविटेशन नहीं दिया मेरा स्टेटस कम हो गया। सर उनको पता है, पाकिस्तान को पता है उनका क्या स्टेटस है। बट इट्स लाइक कि अच्छा शहबाज शरीफ सोच रहा है कि इनविटेशन तो नहीं दिया गया लेकिन इसके बाद क्या होगा, मतलब रेजिम चेंज वाला इशू। बांग्लादेश पाकिस्तान उनके कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं टेक्निकली। दिस इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टेक्निकली। ये जो रेजिम अभी पाकिस्तान में है, दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट रेजिम, क्योंकि इलेक्शन कुछ भी कह देंगे, कोई भी कुछ कहे, इट इज पाकिस्तान पीटीआई विच एक्चुअली वॉन द इलेक्शन। ये तो पूरा घपला करके इसको लाया गया है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो है नहीं। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है तो इनवेरिएबली, और बाकी और तो कारण है ही कि भले ही कितना अच्छा, एक ट्रम्प बैठ के। पाकिस्तान में एक और रोना धोना चल रहा है कि साहब इंडिया और तालिबान का मीटिंग हो गया दुबई में। तो इंडिया और तालिबान का मीटिंग होने के बाद में उनको जो है एक एक्सक्यूज मिल गया है कि साहब ये पीछे से जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारा टेरिटरी हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है। पूरा बलूचिस्तान ऑलमोस्ट उनके कंट्रोल से बाहर है। 60-70% केपी जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो ये सब जो है ये इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, चाबहार आगे कर रहा है, सो एंड ऑल दिस। तो दे आर ग्रेटली पेन्ड कि साहब इंडिया और तालिबान जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जो है अब हम वाखान कॉरिडोर से
कंट्रोल करके और उसको कब्जा करके और हम अफगानिस्तान को टैकल करेंगे? तो सर आप देखेंगे जब भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आने वाला होता है, एक खबर छोड़ा जाता है या फिर खबर छेड़ा जाता है कि $600 बिलियन का गोल्ड रिजर्व मिल गया है, $500 हाँ, बिलियन यस। का तेल मिल गया है। ये होता है। अभी अभी शुरू हो गया ना ये, इसका मतलब तो इनके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम आने वाला है। अब सर तालिबान के हुँ, साथ इंडिया का जो मीटिंग है, ये पाकिस्तान से बोला जा रहा है कि इंडिया ने हथियार दिया। सर हथियार तो बाइडेन छोड़ के गया तालिबान को, हमें हुँ, देने की जरूरत ही नहीं है। हुँ, बाइडेन ने जितना हथियार तालिबान को छोड़ के गया है, दे कैन वेज अ फुल फ्लेजेड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, तालिबान, वाई इज तालिबान इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सर ये जो चाणक्य जी का मंडल थ्योरी होता है कि आपके इमीडिएट नेबर और उसका जो नेबर होता है हुँ, वो आपका हुँ, मित्र हुँ, होता है। हुँ, एक तो वो हुँ, कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली, मैं प्योर रियल पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें, जब यूएस आया था, यूएस इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान हुआ, उसके पहले अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन वाज लेस देन 10% ऑफ द कल्टीवेबल लैंड। यूएस के टाइम वो बढ़ के 93% चला गया। और वहां से तालिबान आने के बाद तालिबान ने बैन लगाई पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर, वो नीचे घट के काफी आ गया। तो आज जो इंडिया इज वेजिंग अ वॉर तो अगेंस्ट नैर्को। सीआईए को जो डॉलर मिलते थे वो उल्टे पुल्टे काम करने के लिए वो खत्म हो गए। ऑब्वियसली सर, और इसमें सर मैं एक चीज बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उनका एक रिसर्च पेपर आया है कि तालिबान ने जो बैन लगाया पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर, ये कितना बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला सिचुएशन क्रिएट करेगा। मतलब दे आर हम्म, रैशनलाइजिंग पॉपी कल्टीवेशन, यूनाइटेड हम्म, स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। और उसमें कोई वोकिज्म वाला बंदा शायद कहीं से भी, इंडिया से भी हो सकता है, वो जाके उसके ऊपर पीएचडी करेगा कि हाउ पॉपी कल्टीवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, वो भी बोल सकता है। तो हाँ, ऐसे ही होता है ना, वोकिज्म को ऐसे वो ऐसे ही करते हैं, रैशनलाइज करते हैं हर चीज को। सो ये टर्शरी रेफरेंसेस को सर्कुलेट कर करके आपस में और यही उस पे यही है। पीएचडी करते रहते हैं, उसको उसके लेजिटिमाइज करते रहते हैं। उसको सर अभी नाम दिया गया है कि साइटेशन सिटाडेल। सो दे कीप ऑन साइटिंग ईच अदर, दे कीप ऑन रेफरिंग ईच अदर्स वर्क, और उनका ओरिजिनल सोर्स कुछ नहीं होता है। दैट इज व्हाट हाउ दे डू इट। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट में इंडिया के खिलाफ कोई आर्टिकल आएगा, अगले दिन कोई इंटर न्यूयॉर्क पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में जब आर्टिकल दिखेगा, वो वॉशिंगटन पोस्ट वाला आर्टिकल को ही कोट करेगा। सो बेसिकली सर, अगर इंडिया में जैसे नैर्को टेरर सिंडिकेट को तोड़ने की इतनी कोशिश की जा रही है और बहुत बड़े पैमाने में जो पकड़ा जाता है, सीज होता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में, मतलब हैरानी की बात है 1947 से किसी ने सोचा नहीं कि इंडो म्यांमार बॉर्डर को भी फेंसिंग करना जरूरी है। उसको डेलिबरेटली ओपन रखा गया था, वो गोल्डन क्रिसेंट जो है वो, ताकि वो ट्रांजिट मिले इनको। अब क्योंकि फेंसिंग मोदी जी ने शुरू करवाया इंडो म्यांमार बॉर्डर में, क्योंकि पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर वहां पे रोक लगाई, इसी वजह से ना ये सब हो रहा है जो वहां पे एक्टिवेट किया गया। नहीं तो सर आपने कभी सुना है आज तक कि एक कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने की वजह से दूसरा एसटी कम्युनिटी सिविल वॉर जैसे सिचुएशन करने में उतर आए? ऐसा तो आज तक इंडिया में कभी हुआ नहीं है। बट ये मणिपुर में हो रहा है, बिकॉज दैट इज द प्रिटेक्स्ट। ओरिजिनल कारण तो कुछ और है। तो सर नैर्को टेरर सिंडिकेट को अगर तोड़ना है, यू रिक्वायर तालिबान, क्योंकि तालिबान ही है, तालिबान ही वो है जो अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन को बहुत बड़े पैमाने में कम किया है। और दूसरी चीज है, इफ द चॉइस इज बिटवीन आईएसआई भी बेचारा आईएसआईएस। आईएसआई भी जो है वो भी पॉवर्टी स्ट्रिकन हो गया इस वजह से, उसको भी बहुत तो पैसा सर इसी मिलता था वजह उससे। से ना, सर आप समझिए तालिबान के साथ लड़ाई क्यों हो रहा है। तालिबान के साथ लड़ाई तो सर इसी वजह से हो रहा है। दिस इज द रीजन, बाकी चीज नहीं है। बाकी चीज सेकेंडरी है सर। इट इज अल्टीमेटली अबाउट दैट नार्को नार्को ट्रेड, इट इज अबाउट पॉपी कल्टीवेशन। यहीं पे तो ना प्रॉब्लम आ जाता है, यहीं पे ना तालिबान बोलता है कि तुम क्या, दिस इज द रीजन दे हेट द पाकिस्तानीज। सो आपको अगर देखिए, इंडिया के लिए नैर्को टेरर सिंडिकेट को तोड़ने के लिए नंबर वन, यू रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द तालिबान। इसका मतलब ये नहीं कि तालिबान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बहुत है, बहुत सारे एरियाज में डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस रहेगा। लेकिन सर आपको अगर उनको इंप्रूव भी करना है ना, यू नीड टू कीप ऑन टॉकिंग।
तो ये टॉकिंग वाला अधिकार अमेरिका का सिर्फ अमेरिका का थोड़ी है कि वो दोहा में जाके जो मीटिंग इन लोगों ने तालिबान के साथ किया, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला डेफिनेशन लाके। सेकेंड वाला चीज है कि सर अफगानिस्तान में अगर आपको दो चॉइस दिया जाए कि तालिबान रहे या आईसिस रहे, आईएसआईएस रहे, ऑब्वियसली यू विल वांट तालिबान, क्योंकि आईएसआईएस जो है वो है क्या? आईएसआईएस इज टिपिकली अ वेस्टर्न डीप स्टेट एंड आईएसआई फंडेड एंटिटी विच इज एंटी तालिबान, उसको आईएसआईएस नाम देके रखा गया है। इसी वजह से ना सर रशिया ने तालिबान को टेरर लिस्ट से निकाला है, बिकॉज समबडी इज रिक्वायर्ड टू कंटेन आईएसआईएस इन अफगानिस्तान, नहीं तो ये तो फैलता रहेगा। सो अल्टीमेटली तालिबान के साथ कोऑपरेशन इसी चीज का है। तालिबान ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो अफगानिस्तान की जमीन को एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यस करेक्ट। और सर ये जो तालिबान के साथ अभी कम्युनिकेशन है, ये कि सर ये तो आज पहली बार दिख रहा है, विच इज लाइक इंडिया इज मेकिंग इट ओपन, मतलब देखो पूरे दुनिया को बोल रहा है कि देखो तुम। बट तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने के बावजूद इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड बंद नहीं किया कभी। दे केप्ट ऑन सपोर्टिंग इट, दे केप्ट ऑन प्रोवाइडिंग इट, जो किसी ने नहीं दिया। और बेसिकली सर वी आर अगेंस्ट दिस मल्टी यूनिलैटरल सैंक्शंस। किसी को ये जो कैंसिल कल्चर ऑफ द वेस्ट है ना, सैंक्शन लगा दो, बात ही मत करो, कॉर्नर कर दो, उससे कोई फायदा तो होता नहीं सर। और उसी के खिलाफ तो मोदी जी ने हमेशा बोला है अगेंस्ट यूनिलैटरल सैंक्शंस। तो बात करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहिए। जहां पे डिफरेंसेस है, द वे दे ट्रीट विमेन, वी आर अगेंस्ट दैट। बट उसके लिए भी आपको बात करना है उनसे बात करके ही सॉर्ट आउट करना है। यू मस्ट से कि ठीक है आपको हम दे रहे, बट दिस इज व्हाट आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन कैंसिल कल्चर आई एम अगेंस्ट इट। बात करो ना, बात करने में क्या प्रॉब्लम है? एंड वी शुड सपोर्ट तालिबान टू एंड दिस नार्को टेरर नेक्सस। सर आप सीआईए की बात कर रहे हो, आईएसआई का काम किस चीज से चलता था? पैसा कहां से आता था? ये पॉपी ट्रेड की वजह से ना, नार्को से ना। वो कल्टीवेशन भी अगर सर बंद हो जाए, सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल बंद हो जाए, तो सर वो पूरा गोल्डन क्रिसेंट का जो नेक्सस था, फ्रॉम poppy to heroin, then it is traveling from Pakistan via Nepal, via Northeast India to Myanmar, then to Thailand and then to rest of the top market, इसको कंट्रोल करता था ना। इसी वजह से ना अफगानिस्तान यूएस गया था। वो कौन सा वहां पे इंप्रूव करने गया था? कहा जाता है ना कि अमेरिका टुक 20 years, 4 presidents, thousands of lives, trillions of dollars to replace Taliban with Taliban। उसने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। $2.5 trillion का $2 trillion went to the military industrial complex in United States। और बाकी काम किया क्या? 9% जो पॉपी कल्टीवेशन अफगानिस्तान में था उसको बढ़ाकर 93% कर दिया। तो हम तो जा रहे हैं सर उसको रोकने के लिए। तो बात करना चाहिए, तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब अफगान लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ तालिबान। बट प्रेजेंट जो कॉन्टेक्स्ट है, यू रिक्वायर टू सपोर्ट देम फॉर एंडिंग दिस नार्को टेरर इन इंडिया। और इसी वजह से बाकी भी सर और कारण होंगे जो हम बात नहीं कर सकते, बट ठीक है। पाकिस्तान ने सोचा कि हम तो 30 मार खान है, बांग्लादेश से ये कर देंगे इंडिया के ऊपर। अब अपना ही जो पिछवाड़ा है उसमें प्रॉब्लम है इनको, उन्हीं का तो इश्यूज बन गया। हम वाखान कॉरिडोर जाएंगे, तो मैंने पूछा कि जाए किधर सर से जाओगे? तुम्हारा जो रास्ता है, बाजौर में तालिबान आ गया, चित्राल में तालिबान बैठा है, तो वखौर तुम्हारे यहाँ से तो रास्ता उधर से ही होके जाता है, तो किधर से जाओगे? नहीं, हम ताजिकिस्तान की तरफ से आ जाएंगे। सर पाकिस्तान के गली गली में तालिबान बैठे हैं, पाकिस्तान के गली गली में अफगान है, और हर कोई इज रेडी टू बिकम अ सुसाइड बॉम्बर इफ नीडेड। एक कॉल की जरूरत है, एक कॉल की जरूरत है तालिबान अफगान गवर्नमेंट से। वो संभाल नहीं पाएगा सर। ये तो बहुत सोच के दे टू 3-4 years टू इवन डू दिस व्हाटएवर, ये बॉम्बिंग, क्योंकि अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पूरा। नहीं तो उनका सबसे बड़ा डर पाकिस्तान में क्या था कि कुछ करेंगे वहां पे, उसके बाद जो रिटेलिएशन होगा, जो टेरर अटैक होगा, जो सुसाइड बॉम्बिंग होगी, उसको रोक नहीं पाऊंगा। और आज सर वो पैसा नहीं है। आज जो अमेरिका फंडिंग करता था वॉर ऑन टेरर के नाम पे, वो पैसा नहीं है आज। आप तो वर्ल्ड बैंक, अच्छा इसमें भी खैर बाइडेन तो अभी भी सोच रहा है कि $20 बिलियन दे दो, कभी किसी तरह इसको डेफर करो, जो भी प्रॉब्लम है। बट वो आई डोंट थिंक द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल गिव अ ग्रीन सिग्नल टू दैट। बट तालिबान का अल्टीमेट इशू इज
द नार्को टेरर सिंडिकेट। आई डोंट नो ट्रम्प क्या करेगा, बट इंडिया के लिए ये नार्को ट्रेड बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वजह से है कि रॉ मटेरियल सप्लाई बंद करो। और वो सर, वो ऑल्टरनेट, वो पॉपी कल्टीवेशन करता क्यों था? क्योंकि कुछ था ही नहीं, खाने को भी नहीं था, कुछ भी पैसा नहीं था, तो थोड़ा बहुत देखे, यू टू कीप देम अफ्लोट, एंड दैट्स व्हाई दिस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट। अब एजुकेशन के लिए बात तो करो, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात तो करना है, करे ना करे आज नहीं तो 10 साल बाद करेगा, लेकिन यू कांट डिसोन देम कंप्लीट, दैट विल नॉट हेल्प। बैक टू यू सर। ओके, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिस तरह से ट्रम्प का जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली एलन मस्क, उसने जिस तरह से पूरा जो लेफ्ट के खिलाफ पूरी दुनिया में जो एक वो छिड़ दिया है, क्रूसेड टाइप का, और पर्टिकुलरली यू कैन सी कि कियर स्टारमर के साथ में जो किया उन्होंने, द इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई इशू की बात ही नहीं है कि उन्होंने जो है वो चाइल्ड रेप को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो उसको लेके जिस तरह से वो उठाया है, द काइंड ऑफ रेजोनेंस ही हैज रिसीव्ड ग्लोबली, तो ये क्या एलन मस्क विल बी अ न्यू सोरोस, मे बी सर, बिनाइन सोरोस? सर नेक्स्ट 4 years बिलोंग्स टू इलोन मस्क। ट्रम्प क्या करे वो उनके लिमिटेशंस होता है, वो कुछ करेगा जो भी है, नेक्स्ट 4 years बिलोंग्स टू इलोन मस्क। और सर वो जो इश्यूज उठा रहा है उसमें एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लुनाटिक्स के सिवा कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि इलोन मस्क कुछ गलत बोल रहा है। आप देखिए पार्लियामेंट ऑफ यूके उस पे भी वोटिंग करके बंद करवा दिया कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वो ग्रूमिंग गैंग वाला। आप सोचिए किस तरह के लोग। आप तो अभी देखें ना योगेंद्र यादव का जो अभी एक स्पीच कहां से है, वो बोल रहा है कि ये वो डेमोक्रेसी कह काम रहे नहीं हैं कि कर रहा। डेमोक्रेसी इज बैक तो सर आप बिकॉज इट सोचिए, डजंट रिजल्ट इन फेवरेबल आउटकम्स फॉर अस। तो सर ये लेफ्टिस्ट लिबरल नहीं है, इसे ये लेफ्टिस्ट लूनेटिक्स जो है ये बेसिकली कम्युनिस्ट है। ये कहां पे डेमोक्रेसी नहीं चाहते, ये डेमोक्रेसी के आड़ में चीजें करता था। ये रेजिम चेंज जहां जहां किया है डेमोक्रेसी खत्म किया है। तो इलोन मस्क का लड़ाई तो कम्युनिज्म के खिलाफ ही है, और कुछ कुछ भी नहीं है। दैट इज, एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट इट। और सर आप देखेंगे यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप ने कहां इंटरफेयर नहीं किया, हर जगह पे इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा वेस्टर्न यूरोप का ही था। और अमेरिका तो करवाता था वेस्टर्न यूरोप से, तो लेट देम फेस इट, लेट जर्मनी फेस इट टुडे। एंड आपको सर, आपको मुझसे बेहतर पता है, जहां जहां जो भी इलोन मस्क बोल रहा इश्यूज को लेके, यू विल सी हर एक देश में उन्हीं के लोग सपोर्ट कर रहा है इलोन मस्क, बाहर वाले को छोड़ दीजिए। आज यूके में जो रेजोनेंस है ऑन व्हाट इलोन मस्क इज सेइंग अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, वो कहीं कहीं और के लोगों की जरूरत नहीं है, बाकी लोग तो सेकेंडरी है। बट पीपल ऑफ यूके आर रियलाइजिंग कि ये क्या चल रहा था। आपको सर आप ही से मुझे पता चला था, मुझे उतना पहले पता नहीं था कि यूके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, फ्री स्पीच का कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि दे कैन एक्चुअली पुट एनीवन बिहाइंड द बार। तो ये तो सर ये कहां चलता है बिना, विदाउट कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट स्टेट में ही चलता है ना। तो सर दो तीन चीजें होगा। अपने ट्रंप ने जो छेड़ दिया ये ग्रीनलैंड वाला इशू, इसमें आप देखेंगे अल्टीमेटली जो है ट्रंप इज लुकिंग फॉर, एक तो ग्रीनलैंड को वो ले लेगा, 60,000 लोग है, इट विल बी वो अ तो कह रहे हैं वो ब्लैकलिस्ट। ग्रीनलैंड वाला कि हम तो तैयार हैं सर सर बट इट विल बी ऑन डेनमार्क, आवर टर्म्स। ठीक है, कोई हाँ तो ऑटोनोमस ऑटोनोमस लेके कुछ हो हाँ हाँ जाएगा उसका। सर उनके आर्टिकल 370 आ जाएगा ना, उनके आर्टिकल 370, उनके वर्जन ऑफ आर्टिकल 370 कि फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिलिट्री हम संभालेंगे, बाकी चीज तुम करो। जैसे जैसे सर उनका एक रिश्ता है पोर्टोरिको के साथ, इट इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड स्टेट, पोर्टोरिको इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएस। तो ऐसा ही करेंगे, तुम्हारे अपने इंटरनल ऑटोनॉमी रहो, रखो। तो सर डेनमार्क देता कितना है, $1.5 बिलियन देता है या $2 बिलियन देता है ग्रीनलैंड को साल में। ट्रंप बोलेगा मैं $50 बिलियन दूंगा, हो गई बात खत्म। अब वो जर्मनी बोल रहा है कि ओलफ शोल्ज बोल रहा है नहीं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये तो नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीज बोल रहा है, तो नेटो कैनॉट अलाउ। तो ट्रंप बोलेगा बाढ़ में गया नेटो, ये तो वो चाहता है जिस दिन वो, ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ नेटो। अब देखेंगे जिस दिन वो नेटो से हाथ उठा लेगा, नेटो के आधे लोग नेटो से निकल जाएगा, क्योंकि नेटो में बहुत सारे ऐसे देश है सर डर के मारे हैं। वो डर उनको रशिया से नहीं है, उनको डर है अमेरिका से।
कि नेटो के हिस्सा नहीं रहेंगे तो आई फेस कॉन्सिक्वेंस। आपको क्यों लगता है सर जेलेंस्की इज फाइटिंग द वॉर? उनको डर रशिया से ज्यादा है या वेस्ट से है? वेस्ट से था। ये जितने सारे इनके लीडर्स है, दे आर इनटू अ ट्रैप। सो यू विल सी इन द नेक्स्ट 4-5 years, एक तो यूएस का स्ट्रेंथनिंग हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, ये जिस तरह से रिसोर्स ले रहा है। दूसरी चीज है ईयू, ईयू माइट डिसइंटीग्रेट। ईयू का कोई, ईयू डज नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू कीप देमसेल्व्स टुगेदर, क्योंकि फॉल्ट लाइंस निकल के आ जाएंगे। वैसे दे डोंट हेट, दे डोंट लाइक ईच अदर, इट्स जस्ट इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल काइंड ऑफ ग्रुपिंग। और यूरोपियन नॉट ओनली यूनियन, दैट, इट कीप्स इंटरफियरिंग इन एवरीबॉडीज अफेयर्स। इट कीप्स इंटरफेयरिंग। तो सर अभी इंटरफेयरिंग के ऊपर होगा ना, अभी हो रहा है ना सर। आप सोचिए इन लोगों ने 80 साल कि क्या साहब हम 1940, जर्मनी का इलेक्शन एनल कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे अच्छा वाह भाई सुनिए वाह। सर, ये आप देखिए, वेस्टर्न यूरोप का इंटरफेरेंस 1945 से चल रहा है पूरे दुनिया में। हाँ, और ये 45 घंटे का इंटरफेरेंस सह नहीं पा रहा है। ये 45 मतलब क्या बोलूं, 2 हफ्ते भी हुआ नहीं कि इलॉन मस्क ने छेड़ा है ये, 2 हफ्ता हुआ। एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 80 years। सो और दे देखिए आर, मेरे सामने के इनके जो क्राइम रेट है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में दी रेप इज 1.8 पर लाख, और अमेरिका में इट इज 18, एंड in UK particularly England and Wales, it is 92.08। कैन यू इमेजिन? ऐसा सोचिए। इनफैक्ट सर ये जो इनके स्वीडन और फिनलैंड की हालत भी ऐसा ही है। सर हाँ, आप लोग स्वीडन आप का क्या है? स्वीडन इज 69.72। सर एक इंटरेस्टिंग मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स में ना, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर ये स्कैंडिनेवियन देशों को हमेशा रखता है। नॉर्वे, हाँ फिनलैंड, हाँ स्वीडन, हाँ। ये बहुत हैप्पी देश है। आपको पता है सर, और मेरा ये डॉक्यूमेंटेड एक रिसर्च रिपोर्ट है, मैं आपको भेजूंगा, उसमें मैंने ये कोट किया है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर जो देश है, सुइसाइड में भी वो सबसे ऊपर है। वंडरफुल। तो सर, तो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई देश इतना खुश है सब कि वो सुसाइड कर रहा है खुशी के मारे? कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी दे हैव? सो दैट्स व्हाई आई से कि ये जो एक फैलेसी तैयार करके रखा है, वेस्टर्न यूरोप इज वेरी हैप्पी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज, ये जो आप देखोगे ये इट विल कम आउट ऑफ द क्लोजेट, ऑल ये गंदगी निकल के आएगा। And that's why I say it may seem far-fetched today, but European Union will see lot of exit of countries after NATO gets dismantled. And this is because, और उसका strengthening invariably, Russia strengthened होगा कि नहीं होगा I can't say, but people will find merit in what Putin stands for. हाँ, मुझे तो आप लगता है कि भाई नेटो डिसमेंटल होके रशिया और अमेरिका हाथ मिला लेंगे, एंड टुगेदर they will conduct some kind of an exploitation of exactly, Europe। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एक्चुअली आपने सही कहा। उनका अल्टीमेट टारगेट यूरोप ही है, वेस्टर्न यूरोप ही है, दोनों का। ट्रम्प का, हाँ, पुतिन का अल्टीमेट टारगेट वेस्टर्न यूरोप ही है। और उसमें सर आप देखेंगे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, दुनिया भर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम उनको एक्सप्लॉइट करो। इन लोगों ने जितना कॉलोनियलिज्म किया है, किसी ने नहीं किया। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यू विल सी द जितने सारे वार्सो पैक्ट के देश ईस्टर्न यूरोप के हैं, वो सारे दे विल मूव टुवर्ड्स द रशियन फोल्ड। खुशी खुशी चला जाएगा, खुशी खुशी, बिकॉज ईस्टर्न देयर इज, यूरोप वाला। ईस्टर्न यूरोप वाला, हम्म। ईस्टर्न यूरोप इज स्टिल, अभी भी ईस्टर्न यूरोप इज वेरी रिलक्टेंट टू ओपनली वेज वॉर अगेंस्ट रशिया, क्योंकि उनके सर सप्लाई चेन्स वहां का है, ट्रेड वहां से होता है, रिसोर्स वहां से आते हैं, लैंग्वेज के सिमिलैरिटीज 100% नहीं लेकिन फिर भी है, कल्चरल सिमिलैरिटीज है। ज्यादातर वेस्ट ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे, हर कोई नहीं, उनके तो रेस वाइज दे आर ऑल स्लाव्स। और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम these eastern european countries have faced the same problem from western europe। तो ईस्ट वेस्ट का जो सर फॉल्ट लाइन है ना, ये इल्यूसरी नहीं है। वेस्टर्न यूरोप ईस्टर्न यूरोप पे बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है। एक तो चर्च वाला इशू है ही। चर्च का इशू सो यू विल सी, बड़ा इशू है एक्चुअली, वो अंडरलाइंग, दैट इज द सीड।
एग्जैक्टली। एंड अल्टीमेटली जो कंजर्वेटिज्म है कि भाई मेरा देश है, मेरे कल्चर है, आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। बाकी वो दूसरे देशों के साथ, दूसरे लोगों को के साथ, आई कैन हैव गुड रिलेशन, बट not at the cost of compromising with my ethos, culture, traditions, heritage, civilization, country, sovereignty. ये सब के ऊपर वार वेस्टर्न यूरोप ने किया है इन द नेम ऑफ लिबरलिज्म। तो ये न्यो लिबरलिज्म जो है, जिसको वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहा जाता है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, वापस नहीं दे पाओगे तो यू वोट फॉर मी, यू रिमेन इंडेटेड टू मी एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू न्यो लिबरलिज्म। ये न्यो लिबरलिज्म जो है, दैट इज द टारगेट ऑफ इलॉन मस्क। ये न्यो लिबरलिज्म का ही तो सर आउटकम है ये वोकिज्म। आप देखिए ना, लॉस एंजल्स में जो फायर लगी, ये आग ऐसे तो नहीं है कि आग नहीं लग सकता, आग लग सकता है, बट सच अ रिच प्लेस डू नॉट हैव रिसोर्सेस टू फाइट आउट और कंटेन अ फायर। क्यों? आपके देखेंगे उनके जो टॉप में फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सारे के सारे एलजीबीटीक्यू वाले हैं। वो डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए इनको रखा गया था। तो सर उनका कोर कॉम्पिटेंस होना चाहिए हाउ टू फाइट व्हाट इफ देयर इज अ फायर इशू। और वैसे भी वो जो वाइल्ड फायर माउंटेनियस हिली रीजन्स होता ही है, उनके रिसोर्स नहीं है, उन्होंने पाबंदी लगा दी, फ्रेश वाटर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उन्होंने रिसोर्स भेज दिया यूक्रेन को, जाओ तुम्हारे लिए दे दिया, मैं इतना महान हूं। और डाइवर्सिटी वाले लोगों को ले आए जिनका कोर कॉम्पिटेंस एलजीबीटीक्यू है, फायर फाइटिंग नहीं है। तो सर ये मैडनेस कहीं ना कहीं तो खत्म होना पड़ेगा ना। आप बताइए कि एक देश यूनाइटेड किंगडम जहां अंडर एज लड़कियों की, बच्चियों की रेप को नॉर्मलाइज किया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जब पार्लियामेंट्री में वोटिंग हो रहा है वो रेजोल्यूशन हार जाता है। ये क्या मैडनेस है? क्या मैडनेस है? दिस इज लेफ्टिस्ट लूनसी, लेफ्टिस्ट लूनसी है। सो आई थिंक इलॉन मस्क, मुझे लगता है आई विल नॉट सब्सक्राइब टू एवरीथिंग इलॉन मस्क डज। आई हैव अ प्रॉब्लम विद उनका जो स्टारलिंक है उसको ओपन एक्सेस इंडिया में नहीं देना चाहिए, वो बिजनेस वाला इशू है, वो अलग है। बट इलॉन मस्क आज जो कर रहा है, इट इज नॉट ओनली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मुझे लगता है दिस इज अ डिवाइन इंटरवेंशन। somebody was needed with that kind of reach। और सर this is a lesson for India's top businessmen as well कि आप सिर्फ धंधा मत करो, your contribution to the economy is respected। I respect India's top industrialists, but it is time that you have resources, please use it for the society like the way Elon Musk is doing। Elon Musk सोसाइटल चेंज की बात कर रहा, और यहां बोला जाता है 90 घंटे काम करो हफ्ते में, बीवी को कितना देखोगे। ये स्टेटमेंट है सर। L&T is a world class organization, L&T is a world class organization, no disrespect to L&T, but please understand what is expected out of you। क्या बोलना चाहिए? हाँ बोलो कि you must contribute more towards the country, उसके लिए पैसा दो, people are willing, you don't need to teach anyone patriotism, but look at the vision of Elon Musk। So I think a lot to learn from that man, and of course वो maverick है, and that is how I think the society must start accepting these mavericks। जो हमारे सोसाइटी में भी होता है तो उनको पहले पागल बोला जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, but the way he is doing, I think it was much needed। So that's why I said next 4 years I don't know what Trump will do, but I am very hopeful at least some societal change and revival जो हो रहा है, that your country, your people, your society, your sovereignty, your philosophy, your civilization, your ethos, your value system, these are important। कम से कम ये लेसन जो वो सिखा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी चीज, इट्स नॉट दैट आई एग्री टू एवरीथिंग व्हाट ही सेज। जिसका इतना रीच है वो खुद बोल रहा है, एंड ही पुट एवरीथिंग एट रिस्क ना। अगर वो इलेक्शन ट्रम्प हार जाता, सर आपको मुझसे बेहतर पता है कि क्या होता उसके साथ। एलन मस्क जेल में होता। जी सर, 100%। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकृत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।